अच्छा, एक बात बताइए। जब भी झारखंड का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद घने जंगल, खूबसूरत झरने या फिर कोयले की खदानें, है ना? बिल्कुल। पर आज ना हम कुछ ऐसा खोजने वाले हैं जो जमीन के नीचे नहीं दबा है, बल्कि वो तो लोगों के बीच आज भी जिंदा है। हम बात कर रहे हैं झारखंड की अपनी अपनी प्राचीन सरकारों की, उनके अपने लोकतंत्र की। सोचिए जरा, ऐसी व्यवस्थाएं जो हजारों सालों से चल रही थी, वो भी बिना किसी लिखे हुए संविधान के। ये सिर्फ नियम कानून नहीं थे, ये तो जीने का एक तरीका था। तो चलिए, इस अनोखे सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये सब क्या था। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली और कह सकते हैं सबसे फाउंडेशनल व्यवस्था से, मुंडा शासन व्यवस्था। और देखिए, इसकी पूरी नींव ना एक बहुत ही दिलचस्प शब्द पर टिकी है। ये शब्द है खुंटकट्टी। इसको ना ऐसे समझते हैं, खुंट मतलब परिवार और कट्टी मतलब जमीन को खेतीबाड़ी के लायक बनाना। तो खुंडकट्टी का सीधा सा मतलब हुआ वो जमीन जिसे किसी मुंडा परिवार ने जंगल साफ करके रहने और खेती करने के लिए तैयार किया। और सबसे बड़ी बात, जमीन पर किसी एक राजा का हक नहीं था, बल्कि उस पूरे समुदाय का हक था जिसने उसे बसाया था। और ये सिस्टम सिर्फ एक गांव तक ही नहीं था। अरे नहीं, इसका तो एक प्रॉपर 3 लेवल का स्ट्रक्चर था। सबसे नीचे था गांव, जिसका हेड होता था मुंडा। फिर करीब 10-12 गांवों को मिलाकर बनती थी एक पट्टी, जिसे मानकी संभालता था। और इन सब के ऊपर जो सुप्रीम काउंसिल थी, उसे कहते थे पड़ा पंचायत। अब ये जो पड़ा पंचायत का हेड था, पड़ा राजा, वो समझ लीजिए उस जमाने के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जैसा था। मतलब फाइनल फैसला उसी का होता था। पर वो अकेले काम नहीं करता था, नहीं, उसकी अपनी पूरी कैबिनेट थी। दीवान था जो आज के प्रधानमंत्री की तरह चीफ एडवाइजर होता था। ठाकुर था उसका असिस्टेंट, और एक पांडे भी था जो आज के रजिस्ट्रार की तरह सारे रिकॉर्ड संभालता था। कमाल है ना? अब सवाल ये उठता है कि जब इतनी अच्छी व्यवस्था थी तो फिर बदलाव क्यों आया? और देखिए, यहाँ कोई लड़ाई या तख्तापलट नहीं हुआ था। ये एक बहुत ही शांतिपूर्ण, पीसफुल ट्रांजिशन था। हुआ ये कि मुंडा व्यवस्था के जो आखिरी राजा थे, मदरा मुंडा, उन्होंने बाकी लीडर्स के साथ मिलकर 64 ईस्वी में फणी मुकुट राय को अपना नया राजा चुन लिया। और बस यहीं से नागवंश की शुरुआत हो गई। शुरू शुरू में तो फणी मुकुट राय ने कोई खास बदलाव नहीं किया, सब वैसे ही चलता रहा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया टैक्स को लेकर। देखिए, मुंडा राज में कोई फिक्स्ड टैक्स जैसा सिस्टम था ही नहीं। लोग अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से राजा को तोहफे देते थे, जिसे नजराना कहते थे। लेकिन फिर एंट्री हुई मुगलों की। जब उनकी नजर इस इलाके पर पड़ी तो उन्होंने यहाँ के राजाओं पर रेगुलर टैक्स देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसी रेगुलर टैक्स को मालगुजारी कहा गया। और यहीं से सारी कहानी बदलने लगी। इस बदलाव को समझने के लिए राजा दुर्जन साल का किस्सा एकदम परफेक्ट है। साल था 1616। मुगलों ने उनसे टैक्स मांगा, राजा ने साफ मना कर दिया, और नतीजा, उन्हें उठाकर सीधा ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया। 1-2 साल नहीं, पूरे 12 साल के लिए। और जब वो 12 साल बाद रिहा हुए तो इसी शर्त पर हुए कि वो हर साल 6,000 रुपए का टैक्स देंगे। ये एक घटना ही काफी है ये दिखाने के लिए कि बाहरी ताकतें अब इन राज्यों पर कैसे हावी हो रही थीं। चलिए, अब मुंडाओं से आगे बढ़कर उरांव जनजाति की तरफ चलते हैं। यहाँ की व्यवस्था की खास बात जमीन नहीं थी, बल्कि इनका बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सोशल स्ट्रक्चर था। इसे भी पढ़ा पंचायत ही कहते थे, पर इसका जो ढांचा था ना, वो बिल्कुल अलग था, एकदम यूनिक। तो गांव के लेवल पे इनके दो सबसे बड़े अधिकारी थे, महतो और पाहन। महतो का काम था एडमिनिस्ट्रेशन देखना, मतलब गांव चलाना, जमीन के झगड़े सुलझाना, ये सब। और पाहन थे धार्मिक मुखिया। एक कहावत है जो इस सिस्टम को बहुत अच्छे से समझाती है, पाहन गांव बनाता है, महतो गांव चलाता है। कितना गहरा मतलब है इसका। पाहन अपनी परंपराओं से गांव की आत्मा को जिंदा रखता है, और महतो अपने प्रशासनिक कामों से गांव के शरीर को चलाता है। तो राव के इस ड्यूअल लीडरशिप मॉडल से अब हम चलते हैं संथाल समाज की तरफ, जिनकी व्यवस्था थी मांझी परगना। और यहाँ की नींव थी एकदम कड़ा सामाजिक अनुशासन, स्ट्रिक्ट सोशल डिसिप्लिन। गांव का जो हेड होता था वो था मांझी, और उसके पास सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के मामलों में फैसला लेने का अधिकार होता था। इस सिस्टम में एक शब्द बार बार सुनने को मिलता है, बिटलाहा। ये संथाल समाज की सबसे कठोर, सबसे सिवियर सजा थी। ये सजा तब दी जाती थी जब कोई समाज के सबसे बड़े नियमों को तोड़ता था, जैसे कि यौन अपराध। इसमें होता क्या था? अपराधी का टोटल सोशल बॉयकॉट, उसे गांव से निकाल दिया जाता था। कोई उससे बात नहीं करता, कोई रिश्ता नहीं रखता, मतलब पूरी तरह से समाज से बेदखल।
लेकिन एक मिनट, यहां यह समझना बहुत बहुत जरूरी है कि बिटलाहा का फैसला कोई एक आदमी अपनी मर्जी से नहीं ले सकता था। अरे नहीं, इसके लिए पूरे परगना मतलब कई गांवों के लोगों की एक बड़ी सभा बुलाई जाती थी। सबके सामने सबूत रखे जाते थे, बहस होती थी, और जब पूरा समाज एकमत होता था, सिर्फ तभी ये सजा दी जाती थी। तो ये एक तरह का सोशल ट्रायल था। हाँ, सजा बहुत कठोर थी, लेकिन यह मनमानी नहीं थी। अब आते हैं कोल्हान क्षेत्र की एक और बहुत ही अनोखी व्यवस्था पर, मुंडा मानकी प्रणाली। और पता है, जो चीज इसे सच में ऐतिहासिक बनाती है वो ये है कि अंग्रेजों ने इसे कानूनी मान्यता दी थी। कहानी है साल 1837 की। कोल्हान के जो हो आदिवासी थे वो लगातार विद्रोह कर रहे थे। अंग्रेजों को भी समझ आ गया था कि भाई यहां जोर जबरदस्ती से तो काम नहीं चलने वाला। तब एक अंग्रेज अफसर कैप्टन थॉमस विल्किंसन ने एक नया जुगाड़ निकाला। उसने कहा, एक काम करते हैं, तुम्हारी जो ये मुंडा मान की व्यवस्था है ना, हम इसी को ऑफिशियल मान लेते हैं। तुम लोग अपने तरीके से शासन करो, बस हमें टाइम पर टैक्स देते रहना। और इसी को कहते हैं विल्किंसन रूल। और अब सुनिए सबसे हैरान करने वाली बात, अंग्रेजों का बनाया हुआ ये 1837 का नियम आज भी भारत के संविधान के साथ साथ कोल्हान क्षेत्र में कानूनी तौर पर वैलिड है। सोचिए, इस एक रूल ने वहां की पारंपरिक व्यवस्था को एक लीगल शील्ड, एक कानूनी कवच दे दिया है। अच्छा, एक बात और, ये जो सारी व्यवस्थाएं थीं, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं थी। ये समय के साथ खुद को बदलती भी रहीं। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है खड़िया जनजाति की ढोकलो सोहोर महासमिति। ढोकलो का मतलब है बैठक और सोहर का मतलब है अध्यक्ष। हुआ ये कि 1934-35 के आसपास इस समाज के जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने इसे एक ऑर्गेनाइज्ड रूप दिया। उन्होंने अखिल भारतीय खड़िया महासभा बनाई, जिसका चुनाव हर 3 साल में होता है। मतलब एक पारंपरिक व्यवस्था ने आज के मॉडर्न डेमोक्रेसी के तरीकों को अपना लिया। कितना शानदार है ये। और जब हम इन सभी व्यवस्थाओं को देखते हैं ना, तो कुछ बड़े दिलचस्प पैटर्न नजर आते हैं। जैसे महतो या मांझी जैसे पद, जिनका मतलब होता है गांव का हेड, वो आपको परैया, बेदिया, कोल कई अलग अलग जनजातियों में मिल जाएंगे। ये दिखाता है कि इन समुदायों के बीच कितना गहरा कल्चरल एक्सचेंज था, और इसी तरह दूसरी जनजातियों में भी अपनी अपनी खास भूमिकाएं थीं। तो दोस्तों, आज हमने झारखंड की इन अलग अलग शासन व्यवस्थाओं की एक झलक देखी। और ये सिर्फ कुछ अलग अलग नाम और पद नहीं है, ये हमें ये दिखाते हैं कि हजारों सालों से ये समाज कितने ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और सेल्फ सफिशिएंट, मतलब आत्मनिर्भर थे। तो अगर इस टॉपिक को समझना है तो मेरी एक सलाह है, सिर्फ नामों को रटने से काम नहीं चलेगा। इसके बजाय इन कॉन्सेप्ट्स को समझिए। खुनकट्टी क्या है, बिटलाहा का मतलब क्या है, विल्किंसन रूल क्यों लाया गया, इन सब के पीछे की कहानी को, इनके लॉजिक को समझिए। यकीन मानिए, फिर ये सारी जानकारी याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। आज की इस पूरी बातचीत के बाद ना मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। देखिए, आज हम डेमोक्रेसी, डिसेंट्रलाइजेशन, ग्राम स्वराज, इन सब की कितनी बातें करते हैं। तो क्या ये सोचना दिलचस्प नहीं है कि सैकड़ों साल पुरानी ये कम्युनिटी बेस्ड डेमोक्रेसी, जो आपसी सहमति और सामाजिक अनुशासन पर टिकी थी, वो आज के हमारे मॉडर्न गवर्नेंस को, हमारी डेमोक्रेसी को क्या सिखा सकती हैं?